जय हिंद दोस्तों, यूनिवर्स एआई में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलने वाले हैं जो हमें सीधे हमारे आधुनिक संविधान की नींव तक ले जाती है। हम बात करेंगे ब्रिटिश इंडिया के उन ऐतिहासिक एक्ट्स की 1793 से लेकर 1861 तक। देखिए, ये कानून सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये आज भी हमारी पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री और गवर्नेंस की समझ के लिए बेहद जरूरी हैं। और हाँ, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तब तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कंपनी रूल के दौरान जो चार्टर एक्ट्स आए उनको समझेंगे। फिर हम उस टर्निंग पॉइंट पर आएंगे, 1857 का महाविद्रोह। उसके बाद देखेंगे कि कैसे सत्ता ताज यानी क्राउन के हाथ में आई। और आखिर में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जरूरी एनालिसिस और रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। हम जा रहे हैं उस दौर में जब ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ट्रेडिंग कंपनी, धीरे धीरे हिंदुस्तान की शासक बन रही थी। हम बात करेंगे कंपनी रूल और उसके चार्टर एक्ट्स की। ये टाइमलाइन आप देखिए, एक रोड मैप जैसी है। इससे साफ पता चलता है कि पावर का डेवलपमेंट दो मुख्य फेज में हुआ। पहला है कंपनी रूल और दूसरा है क्राउन रूल। और इन दोनों के ठीक बीच में क्या है? 1857 का विद्रोह, जो एक टर्निंग पॉइंट था। अब कंपनी रूल के टाइम हर 20 साल में ये चार्टर एक्ट्स आते थे, जिससे कंपनी के अधिकार रिन्यू होते थे और इन्हीं के जरिए इंडिया पर ब्रिटिश कंट्रोल धीरे धीरे मजबूत होता चला गया। ओके, तो शुरुआत करते हैं 1793 के चार्टर एक्ट से। इस एक्ट ने क्या किया? सबसे पहले तो इसने कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको अगले 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। पर इससे भी जरूरी बात ये थी कि इस एक्ट ने इंडिया में ब्रिटिश कानून की नींव रखी। कैसे? बंगाल के लिए रेगुलर कोड्स बनाए गए। इसका मतलब ये था कि पहली बार इंडियंस की प्रॉपर्टी और पर्सनल राइट्स को लिखित रूप दिया गया। और हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण या कह सकते हैं विवादास्पद बदलाव हुआ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सारा खर्च अब इंडियन रेवेन्यू से दिया जाने लगा। इसका सीधा सीधा मतलब था इंडिया पर फाइनेंशियल बोझ का बढ़ना। अब आगे बढ़ते हैं 1813 के चार्टर एक्ट पर। इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कॉन्टेक्स्ट है। यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट ने कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड लगा रखा था, जिसकी वजह से ब्रिटिश ट्रेडर्स के लिए यूरोपियन मार्केट बंद हो गए। तो उन्होंने कहाँ का रुख किया? बिल्कुल सही, इंडिया का। इसी प्रेशर में कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी गई। पूरी तरह नहीं, चाय और चीन के साथ ट्रेड को छोड़कर। ये एक्ट दो और चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बार इंडियन लिटरेचर और एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए का प्रोविजन किया गया, और दूसरा, क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में आकर प्रचार करने की इजाजत मिल गई। तो अब हम पहुंचते हैं 1833 के चार्टर एक्ट पर। इसे ब्रिटिश इंडिया में सेंट्रलाइजेशन का पीक यानी केंद्रीकरण का चरम माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। और पहले गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस एक्ट के बाद कंपनी का कमर्शियल काम पूरी तरह से खत्म हो गया और वो अब सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह गई। लॉ मेकिंग में गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए एक लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया, सेंट्रल लॉ कमीशन बना। और हाँ, इसी एक्ट ने इंडिया में स्लेवरी को खत्म करने का प्रोविजन भी किया था। और अब आते हैं कंपनी रूल के आखिरी चार्टर एक्ट पर, 1853 का एक्ट। ये एक्ट इंडिया में लेजिस्लेचर यानी विधायिका के जन्म का सिंबल है। क्यों? क्योंकि पहली बार गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव कामों को अलग अलग किया गया। एक लेजिस्लेटिव विंग बनाई गई जिसमें 6 नए मेंबर्स जोड़े गए, जिससे इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी। और इसमें पहली बार प्रोविंसेस को भी रिप्रेजेंटेशन मिला। ये एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करने लगी। एग्जीक्यूटिव विंग में जो लॉ मेंबर था उसको अब परमानेंट मेंबर बना दिया गया। और सबसे जरूरी, सिविल सर्विसेज में ओपन कंपटीशन शुरू किया गया, जिससे इंडियंस के लिए भी रास्ते खुल गए। और फिर सब कुछ बदल गया। साल था 1857। आया वो महाविद्रोह जिसने हिंदुस्तानी इतिहास की दिशा हमेशा के लिए मोड़ दी। सोच के देखिए, दशकों से दबी हुई नफरत, ब्रिटिश पॉलिसीज का अत्याचार और बस एक चिंगारी, इन सब ने मिलकर 1857 के महाविद्रोह की आग भड़का दी। ये विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ और ब्रिटिश क्राउन को उन्हें वो मौका मिल गया जिसका उन्हें इंतजार था, इंडिया पर डायरेक्ट कंट्रोल का। दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, झांसी, ये सारे शहर इस विद्रोह की आग में जल उठे। विद्रोह के बाद इंडिया में एक नए युग की शुरुआत हुई। इसे कहते हैं क्राउन रूल यानी ताज का शासन।
अब सत्ता सीधे लंदन से ब्रिटिश क्राउन के हाथों से चलने वाली थी और ये दौर शुरू हुआ 1858 से। इस नए दौर का पहला बड़ा कानून था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसने पावर ट्रांसफर को ऑफिशियल बना दिया। अब तक जो डबल गवर्नमेंट सिस्टम चलता ना यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उसको खत्म कर दिया गया। इंडिया का शासन अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। एक नया पोस्ट बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर होता था, और गवर्नर जनरल का टाइटल बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया। वाइसरॉय क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था। एक बहुत मशहूर बात कही जाती है इस एक्ट के बारे में, द कंपनी वॉज ऑलरेडी डेड, नाउ इट वॉज बरीड। मतलब कंपनी तो पहले खत्म हो चुकी थी, अब बस उसे दफनाया गया। इसका मतलब था कि ग्राउंड पर एडमिनिस्ट्रेशन में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, बस कंट्रोल अब सीधे लंदन से होने लगा था। अब चलते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 पर। इस एक्ट को बिगिनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण की शुरुआत कहा जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, 1857 के विद्रोह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक सबक मिल गया था कि इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी तरह दूर रखना आगे चलकर खतरनाक हो सकता है। इसलिए इस एक्ट के जरिए कुछ चेंजेस किए गए। पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया गया, मतलब डिपार्टमेंट्स बांटे गए। लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपैंड किया गया और सबसे जरूरी, पहली बार इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पर काउंसिल में शामिल किया गया। इसके अलावा वाइसरॉय को इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर भी दी गई। तो चलिए, अब तक हमने जो भी पढ़ा उसका थोड़ा एनालिसिस और रिवीजन कर लेते हैं। एग्जाम के लिए ये पार्ट बहुत जरूरी है। 1861 के एक्ट को समझने के लिए दिखावा वर्सेस असलियत का कॉन्सेप्ट बेस्ट है। दिखावा क्या था? दिखावा ये था कि डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो रहा है, प्रोविंसेस को पावर्स लौटाई जा रही हैं, इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल किया जा रहा है। पर रियलिटी क्या थी? रियलिटी ये थी कि काउंसिल सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी थी, उसके पास कोई रियल पावर नहीं थी। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे वो हमेशा माइनॉरिटी में रहते थे और फाइनेंशियल मैटर्स पर तो कंट्रोल पूरी तरह से एग्जीक्यूटिव के पास ही था। ये विजुअल कंपैरिजन बहुत आसानी से समझाता है कि पावर का ज्योग्राफिकल शिफ्ट कैसे हुआ। 1833 में हमने क्या देखा? टोटल सेंट्रलाइजेशन। बॉम्बे और मद्रास से पावर्स छीनकर बंगाल को दे दी गई। लेकिन 1861 में इस ट्रेंड को रिवर्स किया गया। डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई और इसी के चलते आगे जाकर बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब में नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गईं। चलिए, अब इन दोनों एक्ट्स 1833 और 1861 को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। पहला पॉइंट, नेचर ऑफ पावर। 1833 में एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन था, 1861 में डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई। दूसरा पॉइंट, की एग्जीक्यूटिव। 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, 1861 में वो वाइसरॉय बन गया, जो क्राउन का डायरेक्ट एजेंट था। तीसरा पॉइंट, लॉ मेकिंग। 1833 में गवर्नर जनरल की मोनोपोली थी। 1861 में प्रोविंसेस को लेजिस्लेटिव पावर वापस मिलना शुरू हुई। और आखिरी पॉइंट, रोल ऑफ इंडियंस। 1833 में इंडियंस को शामिल करने का अटेम्प्ट फेल हो गया था, जबकि 1861 में उन्हें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में लिमिटेड एंट्री मिली। अब टाइम है अपने नॉलेज को टेस्ट करने का। कुछ सैम्पल क्वेश्चंस देखते हैं। पहला सवाल, पोर्टफोलियो सिस्टम को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन किस एक्ट के अंडर मिली? सही जवाब है 1861 का काउंसिल एक्ट, जिसके तहत वाइसरॉय को डिपार्टमेंट्स बांटने का अधिकार मिला। ठीक है। दूसरा सवाल, कंपनी पहले ही मुर्दा थी, अब दफनाया गया। ये लाइन किस एक्ट के इफेक्ट को बताती है? बिल्कुल, 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसने कंपनी रूल को पूरी तरह से खत्म कर दिया। और तीसरा सवाल, किस चार्टर एक्ट ने पहली बार इंडियंस की एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए का प्रोविजन किया? जवाब है 1813 का चार्टर एक्ट। चलिए, आखिर में एक क्विक रिवीजन करते हैं इस मेमोरी वॉल्ट के साथ। बस कीवर्ड्स याद रखिए। 1793 कोड्स एंड कंट्रोल, 1813 मोनोपोली एंड एंड एजुकेशन, 1833 पीक सेंट्रलाइजेशन एंड लॉ कमीशन, 1853 सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड ओपन सिविल सर्विसेज, 1858 क्राउन रूल एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और 1861 डिसेंट्रलाइजेशन एंड पोर्टफोलियो सिस्टम। बस ये कीवर्ड्स दिमाग में रखिए, एग्जाम में बहुत काम आएंगे। तो आज हमने देखा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग यूनिट से रूलर बनी और फिर कैसे 1857 के विद्रोह ने पूरा खेल पलट दिया और सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई।
ये एक्ट्स सिर्फ कानून नहीं थे दोस्तों, ये वो नींव के पत्थर थे जिन पर धीरे धीरे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।